Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. So let's start today's class that is फ्रेंच सिविल सर्विसेज। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रांस के सिविल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस का सिविल सर्विस का हिस्ट्री क्या है, उसका रिक्रूटमेंट, उनका ट्रेनिंग, उनका पेन अलाउंस, प्रमोशन सब कैसे होता है। तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे सब कुछ डिटेल में। सो वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ द फ्रांस सिविल सर्विसेज देन historically France had been a land of high degree of centralization with the concentration of power in the hand of emperor। देखिए अगर हम बहुत पहले की बात करें तो देखिए कि जो फ्रांस में क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, मतलब कि जो पावर था वो एम्परर जो राजा वहाँ के होते थे उनके हाथ में था। तो जिस कारण जो सिविल सर्वेंट होते थे उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होता था। इससे क्या होता था, जैसे कि अब देखिए राजा क्या है, सेंट्रलाइज चीज़ है तो राजा सभी चीज़ तो देख नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, एक परमानेंट सिविल सर्वेंट अपॉइंट करते थे, मतलब रिक्रूट करते थे, और वही सारा काम पूरे उस एरिया का उनका काम सिविल सर्वेंट देखते थे। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिविल सर्वेंट का काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो टॉप पावर पे रहेगा, जैसे टॉप पावर पे पोजीशन पे हमारा कौन हो गया, एम्परर हो गया, बट एम्परर क्या करेगा, ए टू जेड चीज़ें तो देख नहीं पाएगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेन्यू जो भी है, फाइनेंस वगैरह तो देख नहीं पाएगा। इसके लिए क्या हो, वो अपने सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करता था, रिक्रूट करता था, तो वही सारा काम करता था। तो इससे क्या होता था, क्योंकि सिविल सर्वेंट के पास क्या होता है, पावर ज़्यादा हो जाता है। और फ्रांस में क्या था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब कि जो पॉलिटिकल लोग थे वो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते। तो इससे क्या हुआ कि जो पावर सबसे ज़्यादा किनके पास था, फ्रांस के जो सिविल सर्वेंट थे उनके पास पावर ज़्यादा था। सी Historically, France had been a land of high degree of centralization with concentration of powers in the hand of emperors. This gave rise to centralized administrative system in which the civil service enjoy powerful position. See, I have told you. Another feature of the French society has been its political instability for a long period. This also added to the powerful position of the French civil services. Because of the powerful position enjoyed by the civil servant, फ्रांस हैज बीन रिफर टू एज अ सिविल सर्विस स्टेट। इसीलिए देखिए हमारा फ्रांस में सिविल सर्वेंट क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ पावर को एंजॉय करते हैं, मतलब उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो फ्रांस को क्या बोला जाता है, सिविल सर्विस स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इस चीज़ को आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। फ्रांस को सिविल सर्विस स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस में जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो हाई डिग्री ऑफ पावर को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी फ्रांस हैड द सिस्टम ऑफ सेल ऑफ ऑफिसेस। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। सेल ऑफ ऑफिसेस। सेल ऑफ ऑफिसेस का मतलब होता है कि जो कुछ वैकेंट पोस्ट होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल पोस्ट होते हैं वैकेंट, उनको क्या किया जाता है, बिड ऑक्शन कराया जाता है और उनको क्या है, बेच दिया जाता है। जो मतलब प्राइवेट को, जो प्राइवेट पार्टी में जो ज़्यादा बिड लगाएगी, बोली लगाएगी, उस ऑफिस को खरीद लेगा और वही प्राइवेट जो पार्टी होगी उस ऑफिस को चलाएगा। तो इसे बोलते हैं सेल ऑफ ऑफिसेस। ये क्या हुआ, एक प्रकार से सिविल सर्विस में एंट्री पाने का एक तरीका भी हो गया प्राइवेट लोगों को। तो फ्रांस में सिस्टम है सेल ऑफ ऑफिसेस का। तो सेल ऑफ ऑफिसेस का मतलब आप लोग को यहीं से समझ आ रहा है। सेल ऑफ ऑफिसेस मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस होंगे कुछ वैकेंट, उनको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है प्राइवेट को, और वो चीज़ें प्राइवेट के जो लोग खरीदेंगे, बोली सबसे ज़्यादा लगाएंगे, वही उस ऑफिस को चलाएंगे। तो इसे बोलते हैं सेल ऑफ ऑफिसेस। सी France had the system of sale of offices for entry into the civil services. Thus, the vacant post in government were sold to the highest bidder in public auction. देखिए क्या होता है कि जो वैकेंट पोस्ट होगा, वैकेंट पोस्ट के लिए फ्रांस में क्या होता है, ऑक्शन लगता है, और उसमें सबसे ज़्यादा बोली जो लगाएगा, प्राइवेट पार्टी जो भी लगाएगा, उस ऑफिस को क्या करता है, वो खरीद लेगा और वही चलाएगा फिर उसको। In other words, the government posts were treated as a form of private property which could be purchased or sold. जिसको मतलब देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो इसका ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह माने जाते हैं, उनको क्या होगा, खरीदा या बेचा जा सकता है। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, अब देखिए सेल ऑफ ऑफिस के क्या एडवांटेज हैं उसको देखिए। देखिए पहला तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस बेचा जा रहा है प्राइवेट को, तो उससे क्या होगा, रिवेन्यू जनरेट होगा, हाई डिग्री ऑफ रिवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट के पास क्या होगा, फंड ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इट फ्रीड द गवर्नमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पैट्रोनेज। देखिए पहला तो होगा जो पैट्रोनेज सिस्टम
और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सीधा किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को, प्राइवेट पार्टी को पोस्ट बेच दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा कोई पेट्रोनेज सिस्टम नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल लीडर का इंटरफेरेंस नहीं हुआ। तो इससे हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट फ्री हो जाएगा कि इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो पॉलिटिकल पार्टी का, कोई पेट्रोनेज सिस्टम ना हो। वो क्या किया, सीधा जो पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है, उसको बेच दिया। तो इसका तो एक एडवांटेज ये हुआ। एंड दूसरा एडवांटेज है, इट ब्रॉट हैवी रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और देखिए, जब पोस्ट को बेचा गया तो उससे क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये भी एक क्या हुआ, इसका बेनिफिट हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट इट हैव सम डिसएडवांटेज। लेट्स सी व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। देखिए, द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वर। अब देखिए, अब गवर्नमेंट पहला तो ऐसे मोटी मोटा में आप लोग समझिए, अगर गवर्नमेंट पोस्ट को आप बेच दे रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट पोस्ट को खरीद रहा है। तो उससे क्या हुआ, एक प्रकार से पब्लिक सर्विस नहीं हुआ है, तो रॉयल सर्विस हो गया। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही सिविल सर्वेंट का पोस्ट होल्ड करेगा। तो इसका एक क्या हुआ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हुआ। सी फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा गया है, इट मेड द सिविल सर्विस ए रॉयल सर्विस रेदर देन पब्लिक सर्विस। अब देखिए, अगर कोई पब्लिक पोस्ट कोई खरीद रहा है तो क्या करेगा, फिर तो सर्विस थोड़ी ना करेगा। वो तो जो अपना पैसा लगाया है खरीदने में, उसको क्या करेगा, अपना जनरेट करेगा, बनाएगा। तो इससे क्या हुआ, एक पब्लिक सर्विस कहाँ से हुआ फिर। ये तो रहा उसका डिसएडवांटेज। सेकेंड देखिए, इट वाज अनडेमोक्रेटिक एज पुअर पीपुल वर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि जो पुअर पीपुल होंगे, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे, वो क्या हुए, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो कि अब तो पैसे से बिक रहा है पोस्ट। तो ये भी क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस हुआ। थर्ड वन देखिए, इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द फैक्टर ऑफ मेरिट एंड एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अब देखिए, अब जब पोस्ट को बेचा जा रहा है, ऑक्शन लग रहे हैं पोस्ट के, सबसे ज़्यादा बिड लगाए जा रहे हैं, तो ये मेरिट बेस्ड कहाँ हुआ, ये मेरिट बेस्ड कहाँ हुआ। अब जो तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके पास कैपेबिलिटी है, वो तो होगा नहीं, बट बंदा वो होगा रिक्रूटमेंट जिसके पास पैसे होंगे। तो ये क्या हुआ, मतलब मेरिट बेस्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सी, ये तो रहे डिसएडवांटेजेस। अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ सेल ऑफ ऑफिसेज, देयर वर टू मोर मेथड्स ऑफ एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज, लाइक गिफ्ट, प्रेजेंट एंड इनहेरिटेंस। अब देखिए, तो एक तो रहा सेल ऑफ ऑफिस। सेल ऑफ ऑफिस मतलब सिविल सर्वेंट पे एंट्री पाने का एक तो तरीका है, ये रहा। इसके अलावा भी क्या है, दो तरीके और है। एक तो है गिफ्ट, मतलब कि प्रेजेंट में मिला, कोई गिफ्ट कर दिया कि आपको पोस्ट दे दिया गिफ्ट में, लो आप बन गए डीएम, गिफ्ट करा दिया। या तो इनहेरिटेंस। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत में कोई चीज़ें मिलती है, उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं, उत्तराधिकारी। तो या तो कोई हो, उसको विरासत में मिल जाए पोस्ट। तो ये भी तरीका है सिविल सर्वेंट बनने का फ्रांस में, अपार्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ ऑफिस। नाउ सी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 पुट एन end to the above system and brought a fundamental change in the status of civil servant, who was no longer the servant of the crown emperor but rather than of state। देखिए, जो ये सिस्टम रहा, ये सिस्टम से क्या हुआ, देखिए, अब लोगों को, जो पुअर पीपुल है, जो मतलब कि कैपेबल हैं, जो उनके पास कैपेबिलिटी है, स्किल है, वो क्या हुए, इस सिविल सर्विस सर्वेंट तो बन नहीं पाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे रिवोल्यूशन हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, सोशल रीजन के कारण, पॉलिटिकल रीजन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उसको मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से कब हुआ, उसके क्या कॉजेस रहे, क्या उसके एडवांटेज रहे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से क्या हुआ, जो हमारा मोनार्की स्टेट था, वो क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट हुआ, मॉडर्न स्टेट हुआ। तो उससे देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ, उससे क्या हुआ, हमारा जो ये सिस्टम रहा, इस सिस्टम का क्या हुआ, इंड हुआ। पहले क्या था, जो सिविल सर्वेंट थे वो क्या थे, क्राउन के सर्वेंट थे, मतलब जो राजा होता था उसके सर्वेंट हुए। बट अब उसके रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुए, सिविल सर्वेंट स्टेट के हो गए, ना कि क्राउन, राजा के। दिस डिपर्सनलाइजेशन ऑफ द स्टेट फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए, अब ये चीजें क्या हुआ, सिविल सर्वेंट क्या हुए, स्टेट के सिविल सर्वेंट हुए। तो इससे क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। The successive regimes introduced democratic and legal rational elements into civil services system। अब देखिए, इससे क्या हुआ, जब मेरिट बेस्ड चीजें हो गई तो उससे क्या हुआ, हमारा लीगल रेशनल, हर एक चीजें ऑथराइज वे में हो गया, और क्या हुआ, हमारा डेमोक्रेटिक हुआ। द मेरिट प्रिंसिपल ऑफ द रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज इंट्रोड्यूस इन 1847। देखिए,
पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पहले तो क्या हुआ, ये सब चीज़ सेल ऑफ ऑफिसेस, गिफ्ट है, इनहेरिटेंस में मिला हुआ था सिविल सर्वेंट का पोस्ट। बट धीरे धीरे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, उससे क्या हुआ, हमारा ये चीज़ें क्या हुआ, इसको एबोलिश खत्म हो गया। अब चीज़ें क्या हुआ, मेरिट बेस्ड पे हो गया। तो जो पहला मेरिट बेस्ड में हुआ फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ था 1847 में, 1847 में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्वेंट के लिए 1847 राइट डाउन कर लीजिए। हाउएवर टिल 1946 the French civil service did not emerge as a national institution and remained a departmental institution। देखिए बोला गया कि टिल 1946 तक जो हमारा फ्रेंच सिविल सर्विस था वो एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन इमर्ज नहीं हुआ, वो एक प्रकार से डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन ही रहा। देयर वॉज नो सेंट्रल और नेशनल एजेंसी टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। और देखिए वहाँ पे जो कोई ऐसा भी सेंट्रल पर्सनल एजेंसी नहीं रहा कि जो मतलब उनका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को देखे, लुक आफ्टर करे। सी देखिए उसके बाद क्या हुआ, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हुए, जिसको बोला जाता है सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1946, जिसको बोला गया रिफॉर्म ऑफ 1946। देखिए इस रिफॉर्म के तहत कुछ क्या हुए, चेंजेस हुए, रिफॉर्म्स हुए। उसमें क्या हुए, कुछ ऐड किए गए प्रोविजंस, किसको, सिविल सर्वेंट को लेके, सिविल सर्विस प्रोविजन को लेके। तो आइए देखते हैं जो रिफॉर्म्स ऑफ 1946 क्या क्या है। सी रिफॉर्म्स ऑफ 1946, द सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1946 प्रोवाइडेड द फॉलोइंग मेजर्स टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग सिविल सर्विस इन फ्रांस। देखिए इसके थ्रू जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्विस था उसमें कुछ क्या हुए, चेंजेस हुए, कुछ रिफॉर्म्स हुए। तो उसको देखते हैं एक एक करके क्या क्या रिफॉर्म्स हुए जो कि अंडर आया रिफॉर्म्स ऑफ 1946, या तो इसको बोलते हैं सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1946। सी पहला रिफॉर्म्स देखिए, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस डायरेक्टोरेट। देखिए ये सेंट्रल सिविल सर्विस डायरेक्टोरेट क्या है, ये सारा काम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा। और उसको फ्रांस में क्या बोलते हैं, ये तो इंग्लिश में हो गया अपना, इसको फ्रांस में बोला जाता है डायरेक्शन जनरले डी ला फंक्शन पब्लिक। देखिए फ्रांस वर्ड में है ये। इट वॉज टू बी प्लेस्ड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो हमारा रहेगा सिविल सर्विस डायरेक्टोरेट, ये डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में रहेगा। यूनिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज। अब देखिए जो सिविल सर्वेंट के स्ट्रक्चर हुए उनको क्या हुआ, यूनिफिकेशन किया गया। थर्ड देखिए द काउंटर सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू बी रिक्वायर्ड ऑन रूल्स पर्टेनिंग टू द सिविल सर्विस। अब देखिए कोई भी रूल्स बनाया जा रहा है सिविल सर्विस के पर्टेनिंग में, वहाँ पे क्या होगा, काउंटर सिग्नेचर होगा प्राइम मिनिस्टर के। एंड आल्सो क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का भी सिग्नेचर होगा, अगर वो किससे होगा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से रिलेटेड है तो। फोर्थ वन देखिए, द सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट टू बी सेट बाय द स्टेट विच कैन आल्सो चेंज देन यूनिलेटरली। अब देखिए उनका जो सर्विस कंडीशन होंगे सिविल सर्वेंट का, वो किसके द्वारा होगा, स्टेट के द्वारा सेट किया जाएगा। द सिविल सर्विस टू बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। और जो सिविल सर्विस के कैटेगरीज है उसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में। देखिए क्या क्या है वो, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, नॉन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्शन एंड फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली ये क्या हुए, सिविल सर्विसेज के कैटेगराइजेशन हुए। देखिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, नॉन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्शन एंड फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ये है सिविल सर्वेंट के कैटेगरी, जो कि 4 कैटेगरीज हैं फ्रांस में। ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबव मेजर्स द फ्रेंच सिविल सर्विस इमर्ज एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लॉस्ट इट्स डिपार्टमेंटल कैरेक्टर। देखिए जो मैंने बताया था कि वो नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, एज ए डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन था, बट जो रिफॉर्म्स हुए 1946 के बाद उससे क्या हुआ, हमारा जो सिविल सर्विस क्या था, एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ। नाउ सी द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द सिविल सर्वेंट इन फ्रांस। सी रिक्रूटमेंट, द मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑक्यूपाई अ स्ट्रांग पोजीशन इन फ्रांस। देखिए जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 के बाद क्या हुआ, चीज़ें मेरिट बेस्ड हो गई। तो जो मेरिट बेस्ड सिस्टम था रिक्रूटमेंट का, वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन हेल्ड करता है फ्रांस में। इट ले अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन सप्लीमेंटेड बाय द इंटरव्यू। और इसमें क्या होता है कि मेरिट बेस में यहाँ पे क्या सिस्टम होगा कि एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू हमारा क्या होंगे, रिक्रूट किए जाएंगे सिविल सर्वेंट। एंड द मेंबर्स ऑफ द हाईएस्ट सिविल सर्विस क्लास आर सिलेक्टेड थ्रू इक्वल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन, ENA। देखिए ENA क्या है, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। तो देखिए फ्रांस में है, इसका नाम क्या बोला गया, इकोले नेशनले डी एडमिनिस्ट्रेशन, ENA, इकोले नेशनले डी एडमिनिस्ट्रेशन। इसको याद रखिए, AMCQ में आता है,
ये पूछता है कि फ्रांस में जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी या सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी कौन है, आप बोलोगे ईएनए, ईएनए इतना ही लिखेगा। तो इसको कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इक्वल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, जो हायर क्लास के सिविल सर्वेंट होते हैं उनको क्या करता है, सिलेक्ट करता है। इन एडिशन टू इट देयर आर अदर स्पेशलाइज स्कूल दैट प्रिपेयर्स ग्रेजुएट फॉर द टेक्निकल सर्विसेज। देखिए ये तो क्या हुआ, जनरल सर्विस के लिए हो गया, बट इसके पार्ट कुछ और ऐसे स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो टेक्निकल सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे इकोले पॉलिटेक्निक्स फॉर साइंस, देखिए इकोले पॉलिटेक्निक फॉर साइंस, देखिए पॉलिटेक्निक नाम लगने से ही आप समझ गए टेक्निकल चीज़ों के लिए है। एंड इकोले नेशनल डेस्क इम्पोर्ट्स फॉर फाइनेंस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप कर लीजिए। देखिए जो जनरल मतलब हायर सिविल सर्वेंट को कौन सिलेक्ट करेगा, ईएनए इकोले नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन। और साइंस सर्विस के लिए जो होंगे उनको करेगा हमारा इकोले पॉलिटेक्निक्स। और फाइनेंस के लिए इकोले नेशनल डिस इम्पोर्ट्स। द सिविल सर्वेंट इन फ्रांस आर ड्रॉन फ्रॉम एलिट सोशल ग्रुप। देखिए अब ये भी बात है कि जो वहाँ के सिविल सर्वेंट होंगे वो एलिट सोशल ग्रुप से ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब सिलेक्ट किए जाते हैं। इन द वर्ड ऑफ फेरल हेडी, देखिए फेरल हेडी क्या बोले हैं, ए यूनिक फीचर ऑफ द फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर एलिट मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुपिंग नोन एज द ग्रैंड्स कॉर्प्स ट्रेसिंग दियर ऑरिजिन इन मोस्ट केसेस टू द नेपोलियनिक पीरियड। अब देखिए जो फेरल हेडी ने बताया कि जो इन एलिट ग्रुप को अगर हम ग्रुप करें तो वो कौन से पीरियड में आएंगे, जो नेपोलियनिक पीरियड के लोग मेंबर थे वहां से ट्रेस किए जाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं जो ईएनए इकोले नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईएनए के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में बेसिकली पूछा जाता है। सी द इकोले नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या ईएनए। इकोले नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वाज स्टेबलाइज्ड इन 1945 इन पेरिस। देखिए जो ईएनए का, ईएनए क्या है, पहले तो ईएनए हमारा है नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेबलाइज्ड हुआ था 1945, कहाँ पे, पेरिस में। और ये क्या है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है या और सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी है, सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी है। तो इतना चीज तो आप लोगों को याद होना चाहिए मोटी मोटा ईएनए के बारे में। ईएनए क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली वो क्या करता है, हायर सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करता है। ईएनए वो कब स्टेबलाइज्ड हुआ, 1945 पेरिस में स्टेबलाइज्ड हुआ, उसको बोलते हैं सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी या तो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी भी बोलते हैं फ्रांस में। सी इट एक्ट एज ए सेंट्रल रिक्रूटिंग एंड सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी इन फ्रांस। इट वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। देखिए एक और क्या करेगा, ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा, किसके, पीएम के, फ्रांस के जो पीएम होंगे उनके अंडर में रहेगा। एंड इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। नाउ वी विल सी द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ईएनए। सी फर्स्ट फंक्शन, इट कंडक्ट ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इनटू सिविल सर्विसेज। देखिए अपने यहाँ कौन करता है, यूपीएससी काम करता है। यूपीएससी एक काम रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, इंटरव्यू कंडक्ट कराना। और फ्रांस में क्या है, ये काम करता है हमारा ईएनए, इकोले डी नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ईएनए क्या करता है, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा फॉर द सिविल सर्विसेज के लिए। द अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इट। अब देखिए उनका अपॉइंटमेंट का भी काम करेगा। इन द यूएसए एंड यूके दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड सिविल सर्विसेज कमीशन रिस्पेक्टिवली। देखिए यूएसए में ये कौन सा काम, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन सा है, सेंट्रल पर्सनल एजेंसी हमारा यूएसए में है ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ओपीएम, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। और यूके ब्रिटेन में सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन है, सिविल सर्विस कमीशन। और हमारा फ्रांस में कौन हो गया, फ्रांस में आपका हो गया ईएनए। यहाँ पे यही बताया गया है बेसिकली। सेकेंड देखिए, इट अरेंज प्री एंट्री कोचिंग फॉर द एस्पिरिंग कैंडिडेट। अब देखिए क्या करेगा, अरेंज करेगा प्री एंट्री कोचिंग, मतलब सिविल सर्विस में आने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो कुछ भी गाइडेंस की जरूरी होती है तो उसको बोलते हैं
प्री एंट्री कोचिंग, उसका भी क्या करेगा, वो व्यवस्था करेगा कैंडिडेट्स के लिए। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टडी सर्कल्स फॉर द ओबीसी, एससी एंड एसटी। अब देखिए ये इंडिया में भी आता है, सिविल सर्विसेज का कोचिंग गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है एस्पिरेंट्स को। इट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट्स, दैट इज पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। देखिए अब ईएनए क्या करेगा, ईएनए लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, प्री एंट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, सब कुछ ईएनए करेगा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन इंडिया बाय द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड इन मसूरी। अब देखिए अपने यहाँ क्या करता है, यूपीएससी तो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, उनका अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कौन देता है, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देखता है। और ट्रेनिंग का काम, उनका ट्रेनिंग कंडक्ट कराना क्या कौन कराता है, लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना कराता है। तो अपने यहाँ क्या है, अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है अलग अलग चीज़ के लिए। बट फ्रांस में क्या है, फ्रांस में सारा काम ईएनए ही कर रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो इससे समझ सकते हो कि ईएनए कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फ्रांस में। टू सम अप, अब देखिए टू सम अप, द ईएनए इन फ्रांस इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, प्री एंट्री ट्रेनिंग, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, हेंस देयर इज नो सच इंस्टीट्यूशन ईदर इन द यूके, यूएसए और इंडिया विच कैन बी कंपेयर्ड विद द ईएनए ऑफ फ्रांस। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि हमारा ईएनए क्या क्या करता है। अब ईएनए देखिए क्या क्या करता है, ईएनए करता है आपका रिक्रूटमेंट, प्री एंट्री ट्रेनिंग, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग, सब कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ करता है। तो उसको बताया गया कि ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कहाँ पे, यूएसए में, यूके में, इंडिया में, जो कि इसके कंपैरिजन में हो। क्योंकि वैसे मोटी मोटा तो आप बोल सकते हो कि है, हमारा यूपीएससी कराता है और लबासना ट्रेनिंग कराता है, अलग अलग है, बट सबके फंक्शन अलग अलग है। हमारा ईएनए क्या है, सबका कंबाइन में कराता है, कंबाइन फंक्शन कर रहा है सब कुछ। नाउ सी ट्रेनिंग, द फ्रेंच system of training is popular all over the world. In fact, it serves as a model for training in many countries. The distinctive feature of the French system of training are, देखिए जो फ्रांस का ट्रेनिंग सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत से कंट्रीज में इनके मॉडल को क्या बोलते हैं, आइडियल मानते हैं। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, उसको देखते हैं हम। आइए अब कुछ फीचर्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग को लेके, क्योंकि वहाँ का जो फ्रांस का ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग मॉडल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत से कंट्रीज उसको क्या है, आइडियल मानते हैं। तो उसके कुछ हम फीचर्स देखते हैं। तो पहला देखिए, पहला फीचर्स क्या है, इट इज़ प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल। जो देखिए फ्रांस का जो ट्रेनिंग सिस्टम है सिविल सर्वेंट का, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ही लेस थ्योरेटिकल है, बहुत कम थ्योरेटिकल है। इट एम्फेसिस ऑन मेकिंग यूज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एज अ मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट। और एक क्या है, देखिए रियल टाइम में जो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा फोकस करता है। एंड सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज हैंडल बाय द सिविल सर्वेंट देमसेल्व्स। अब उनका ट्रेनिंग जो सिविल सर्वेंट होंगे वो खुद हैंडल करेंगे। जैसे कि जो न्यू इंट्रेंट होंगे, जो जूनियर सिविल सर्वेंट होंगे, उनको जो सीनियर सिविल सर्वेंट होंगे वो खुद अपने साथ रख के क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे। देखिए द न्यू इंट्रेंट टू सिविल सर्विस आर ट्रेंड बाय द सीनियर सिविल सर्वेंट्स एंड नॉट बाय द एकेडमिशियन इन केस ऑफ अदर कंट्रीज। देखिए अदर कंट्रीज में क्या है कि ट्रेनिंग के लिए कुछ अलग से रिक्रूट किए जाते हैं, उनको क्या होता है वो बस कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ही रहेंगे, बट नहीं, फ्रांस में ऐसा नहीं है। जो न्यू इंट्रेंट होंगे उनको जो सीनियर सिविल सर्वेंट होंगे वो खुद ट्रेन करेंगे। इससे क्या हुआ, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में क्या हुआ, उनको जानकारी मिलेगी। रियल टाइम में क्या, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या चीज़ें चल रहा है, क्या प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगा। और अगर देखिए, अगर अदर कंट्रीज में देख सकते हो आप लोग, तो वहाँ क्या होगा, इंस्टीट्यूशन बेस है। किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, साल भर, 2 साल, 3 साल वहीं पे ट्रेनिंग करेंगे, वहीं पे चीज़ें जानेंगे। और प्रैक्टिकल चीज़ें, फील्ड जो ट्रेनिंग है बहुत कम होता है। तो इससे क्या हुआ, लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होगा बट प्रैक्टिकल चीज़ें कम मालूम होगा। तो बट ऐसा फ्रांस में नहीं है, फ्रांस में क्या है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सिविल सर्वेंट रिसीव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर आल्सो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में भी जाके वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, मतलब कुछ एक्सपीरियंस लेंगे। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इंस्टिल बोथ स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट स्किल। अब देखिए क्या है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग और जर्नलिस्ट स्किल ट्रेनिंग दोनों होता है। नेक्स्ट, द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, द टोटल ट्रेनिंग पीरियड इज अबाउट 3 years एंड स्टार्ट्स बिफोर रिक्रूटमेंट। अब देखिए वहाँ का ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा लंबा है, अबाउट 3 साल का है, और जो कि रिक्रूटमेंट पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। प्री एंट्री कोचिंग, फिर एंट्री को, पोस्ट एंट्री, ऑन जॉब, सब
कुछ चलता रहेगा उन लोग का ट्रेनिंग। देखिए इन फ्रांस द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्वेंट्स आर ट्रेंड एट द ईएनए इक्वल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन ईएनए विच इज ए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर ट्रेनिंग। देखिए ईएनए क्या है, बेसिकली स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर ट्रेनिंग। इट प्रोवाइड्स 28 मंथ ट्रेनिंग टू द न्यू एंट्रेंस इनटू सिविल सर्विस आफ्टर विच दे आर पार्सल टू द ग्रैंड स्कोप एंड टू द मिनिस्ट्रीज। देखिए जो हमारा ईएनए है, ईएनए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, किनके लिए, सिविल सर्वेंट के ट्रेनिंग के लिए। तो ये क्या करता है ईएनए बेसिकली 28 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है न्यू एंट्रेंस को। उसके बाद 28 मंथ के ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, वो लोग ट्रांसफर किए जाएंगे किसको, ग्रैंड कॉप्स को, उसके बाद मिनिस्ट्रीज को। और देखिए जो 28 मंथ की ट्रेनिंग है बेसिकली 2 स्टेज में है, वो 2 स्टेज में होगा। आइए देखते हैं क्या क्या होगा 2 स्टेज में जो 28 मंथ की ट्रेनिंग होगा। इन द फर्स्ट स्टेज दे आर अटैच टू द प्रीफेक्चर फॉर 11 मंथ। सो देखिए पहले तो आप लोगों को जानना जरूरी है प्रीफेक्चर क्या है। प्रीफेक्चर देखिए, क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होंगे, उनको जो न्यू इंटरेंट होंगे उनको अटैच किया जाएगा 11 मंथ के लिए, कहाँ पे, प्रीफेक्चर में। तो प्रीफेक्चर बेसिकली क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जहाँ पे ऑफिशियल लोग रहते हैं। तो इसको अगर आप लोग को कंपेरिजन बेस में समझना है तो इसके क्लोजेस्ट है, एनालॉगस है अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ फ्रांस में क्या बोलते हैं उसको, प्रीफेक्चर, और अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं डीएम, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ क्या बोलते हैं फ्रांस में, प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि प्रीफेक्चर क्या है, बेसिकली क्या है, डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि अपने यहाँ भी जो देखिए लवासना के बाद ट्रेनिंग के लिए कुछ कुछ आते हैं फील्ड ट्रेनिंग में, तो क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट में अटैच होते हैं। तो सेम वैसे भी यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, देखिए जो 28 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है ईएनए, तो उसमें क्या होगा, 2 फेज में होंगे, 2 स्टेज में होंगे। 2 स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में क्या होंगे, 11 मंथ के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाएंगे जिनको बोले जाएंगे प्रीफेक्चर में। हियर दे आर गिवन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रीफेक्ट। देखिए बोला गया प्रीफेक्ट मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा वहाँ पे क्या है, एकेडमिक चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती उनको। सीधा देखिए फर्स्ट स्टेज में ही क्या हुआ, 11 मंथ के लिए भेज दिया गया डिस्ट्रिक्ट में, प्रीफेक्चर में भेज दिया गया, और वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे जो सीनियर प्रीफेक्ट होंगे उनके अंडर में। दिस इज सिमिलर टू द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फ्रेश इंडियन सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग एट द प्रीफेक्चर द ट्रेनीज रिटर्न टू ईएनए। देखिए अब 11 मंथ की ट्रेनिंग के बाद क्या होंगे, वापस ईएनए में आ जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए। इन सेकेंड स्टेज द ट्रेनीज आर इम्पार्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट ईएनए फॉर 17 मंथ बाई सीनियर सिविल सर्वेंट। अब देखिए उसके बाद देखिए 28 मंथ में क्या हुआ, 11 घटा दीजिए तो बता कितना, 17 मंथ सेकेंड स्टेज में वो सारा ईएनए में ही वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे। बाकी किसके द्वारा, जो सिविल सर्वेंट होंगे उनके द्वारा क्या होंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे। फिर ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एट ईएनए दे आर अटैच टू एन इंडस्ट्रियल स्टेबलाइजमेंट जनरली इन प्राइवेट सेक्टर फॉर 2 मंथ पीरियड। अब देखिए जो 17 मंथ है ईएनए में, इसमें भी 2 मंथ के लिए क्या होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी अटैच किए जाएंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी अटैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना है, उनके भी मैनेजमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए भी वहां पे देखिए 2 मंथ के लिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी अटैच किए जाते हैं। तो ये रहा ट्रेनिंग प्रोसेस कहाँ, फ्रांस में सिविल सर्वेंट का। नाउ सी, देखिए अब ट्रेनिंग हो गया, पहले तो रिक्रूटमेंट हो गया, अब ट्रेनिंग हो गया, अब देखते हैं उनका प्रमोशन देखते हैं। सी प्रमोशन कैसे होता है उनका, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रिंसिपल ऑफ मेरिट एंड प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी इज अडॉप्टेड फॉर प्रमोशन इन द सिविल सर्विसेज। देखिए जो हाँ जो फ्रांस में प्रमोशन की जो पॉलिसीज है वो क्या है, कंबाइन है, मेरिट बेस्ड और सीनियरिटी बेस्ड। प्रिंसिपल ऑफ मेरिट एंड प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी दोनों को कंबाइन क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। उस बेस पे क्या होगा, जो सिविल सर्वेंट का प्रमोशन किया जाएगा। द कॉप्स इन फ्रांस आर डिवाइडेड इनटू ग्रेड्स, क्लासेस एंड एक्लॉन्स। द स्कोप ऑफ प्रमोशन इज लिमिटेड एज इट इज जनरली इफेक्टेड विद इन द सेम कॉप्स। द ईएनए प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ, देखिए अब प्रमोशन का जो लिस्ट भी क्या करेगा, ईएनए बनाएगा। द ईएनए प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर प्रमोशन एंड सबमिट इट टू एन एडवाइजरी कमिटी। देखिए एक एडवाइजरी कमेटी होता है, ईएनए क्या करेगा, पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे प्रमोशन के लिए उनका लिस्ट बनाएगा, फिर क्या होगा, उसको एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है, उसके पास भेज देगा। दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ साइड, ऑफिशियल एंड स्टाफ। देखिए जो हायर सिविल सर्वेंट होंगे वो और कुछ स्टाफ साइड, दोनों साइड के क्या होंगे, इक्वल मेंबर होंगे उस एडवाइजरी बोर्ड में।
It approves the list prepared by ENA for promotion. It also authorized to settle the promotion dispute. अब देखिए जो एडवाइजरी कमेटी है, कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है उसको भी क्या करेगा, वो सेटल करेगा। ऑफिशियल एंड स्टाफ दोनों के जो उसमें मेंबर होंगे। ए सिविल सर्वेंट इन फ्रांस कैन आल्सो बी प्रमोटेड टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो फ्रांस में सिविल सर्वेंट है उनको क्या हुआ, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी भेजा जाता है, प्रमोट करके जाइए वहाँ का थोड़ा बहुत माहौल देखिए, समझिए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए, वहाँ के स्टेबलाइजमेंट को क्या करिए आप मैनेज कीजिए। उसके बाद क्या होगा, कुछ पीरियड के बाद वो फिर अपने पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ही कैन कम बैक टू हिज पोस्ट आफ्टर सर्विंग सम टाइम इन प्राइवेट एजेंसी। ही रिटेन हिज सीनियरिटी बट मे लूज हिज पेंशन राइट। देखिए क्या हुआ, सीनियरिटी तो क्या उनकी बची रहेगी, बट पेंशन राइट क्या होते हैं, लूज खत्म हो जाता है। नाउ सी पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट इन फ्रांस। अब उनके जो पे है और सर्विस कंडीशन है उसको देखते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट कैन बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। सी व्हाट ए रिगिड फॉर्मूला यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ सैलरी। इट इज गवर्न बाय द जनरल ग्रिड सिस्टम। सी देखिए जो उनका सिविल सर्वेंट का सैलरी है वो फिक्स किया जाता है, एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सिस्टम है, उसको बोलते हैं जनरल ग्रिड सिस्टम। जनरल ग्रिड सिस्टम के द्वारा जो सिविल सर्वेंट की सैलरी फिक्स की जाती है। जनरल ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, इंडेक्स नंबर बटा होता है, इंडेक्स नंबर वाइज क्या होके एक ग्रिड बना होगा, ऐसे इंडेक्स 1 2 3 4 ऐसे उसमें, और हर एक इंडेक्स का अपना क्या होगा, एक बेसिक सैलरी होगी, बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होगा। जो जिस इंडेक्स में फॉल करेगा उस इंडेक्स का वो क्या होगा, सैलरी उठाएगा। बट ये क्या है, जो जनरल इंडेक्स सिस्टम क्या है, जो टॉप क्लास के ऑफिशियल होंगे उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए ए रिगिड फार्मूला यूज फॉर द फिक्सेशन ऑफ सैलरी। इट इज गवर्न बाय द जनरल ग्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1948। देखिए जो जनरल ग्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1948 में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, पूछता है कभी कभी कि जनरल ग्रिड सिस्टम फ्रांस में कब स्टेबलाइज हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था। सो 1948 में। अंडर दिस सिस्टम ईच पोस्ट इज गिवन अ फिक्स्ड इंडेक्स नंबर एंड द बेसिक सैलरी इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। देखिए क्या होगा, ईच पोस्ट मतलब कौन सा पोस्ट को किस इंडेक्स में फॉल किया जाएगा वो पहले ही डिटरमाइंड, इंडेक्स 1 2 3 4 ऐसे कर दिया जाएगा। तो हर एक पोस्ट को हर एक इंडेक्स में क्या हुआ, फॉल कराएगा, उसके हिसाब से उसका बेसिक सैलरी रहेगा। हाउएवर दिस इंडेक्स इज नॉट अप्लीकेबल टू टॉप सिविल सर्वेंट दैट इज हॉर्स क्लास ऑफिशियल। देखिए टॉप सिविल सर्वेंट को बोलते हैं हॉर्स क्लास ऑफिशियल्स। द पे इज कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। और देखिए जो उनका कंट्रोल किया जाएगा पे एंड अलाउंसेस, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पे द सिविल सर्वेंट आर आल्सो गिवन वेरियस अलाउंसेस लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, फैमिली अलाउंस, एडिशनल वर्क अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, टेक्निकल प्रीमियम, एफिशिएंसी प्रीमियम एंड सो ऑन। देखिए बेसिक सैलरी के अलावा अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी दे आर आल्सो गिवन सम allowances like additional work allowance, overtime allowance, traveling allowance, technical premium allowance, efficiency premium allowance and so on। तो ये सब क्या है, बेसिकली अलाउंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी, क्या होते हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1959। देखिए एक्ट ऑफ 1959 के प्रोविजन के द्वारा क्या हुआ, द सिविल सर्वेंट्स आर गिवन द राइट टू एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि देख सकते हो आप फ्रेंच सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनके पास क्या होता है, राइट टू एसोसिएशन होता है। सिविल सर्वेंट आर गिवन द राइट टू एसोसिएशन किस एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ 1959। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा। पूछ देगा कि फ्रांस के जो फ्रेंच सिविल सर्वेंट के पास राइट टू एसोसिएशन किस एक्ट के थ्रू मिला। सो एक्ट ऑफ 1959। दे आर सो enjoy the right to associate with trade unions to uphold their political ideology। और क्या है, दे आल्सो enjoy the right to associate with trade unions। ये दोनों राइट टू एसोसिएशन, राइट टू ट्रेड यूनियन आल्सो। अनलाइक यूएसए, फ्रांस परमिट द राइट टू स्ट्राइक टू सिविल सर्वेंट्स। देखिए फ्रांस में क्या है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है, हट गया है, बट कहाँ फ्रांस में क्या है, राइट टू स्ट्राइक का है उनके पास। दिस राइट इज गिवन बाय द एक्ट ऑफ 1959। देखिए एक्ट ऑफ 1959 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू एसोसिएट विद ट्रेड यूनियन, सारे क्या राइट देता है। कौन सा, एक्ट ऑफ 1959। लाइक यूएसए
and India, civil servant in France are free to participate in political activities. They can join any political party, including the Communist Party. They can contest elections to any representative office, including the national legislature. After the expiry of their term or in the event of resignation from parliamentary seat, they can revert back to their position as a civil servant with प्रमोशन एंड पेंशनरी राइट्स इंटैक्ट। देखिए बहुत ही आप इस पॉइंट से आप लोग को ये पता चल रहा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हो सकते हैं, मतलब कि चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या होगा, उस अगर चुनाव जीत गए तो अपने जो पोस्ट होगा उसके उसको होल्ड करेंगे, और उसके बाद अगर वो एक्सपायर हो गया उनका टेन्योर, तो उसके बाद क्या होगा, अपने पोस्ट के लिए अपने सिविल सर्वेंट का जो पोस्ट होगा उसमें रिवर्ट बैक आ जाएंगे विद प्रमोशन और जो पेंशन की राइट होगी सबके साथ। सोच सकते हो कितना अच्छा है। कोई भी सिविल सर्वेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, चुनाव लड़ेगा, जीत जाएगा, वो पोस्ट मेंबर होल्ड करेगा। उसके बाद अगर वो टेन्योर खत्म हो गया तो अपने फिर से बैक आ जाएगा, अपने सिविल सर्वेंट के पोस्ट पे बैक आ जाएगा, और अपना प्रमोशन और पेंशन की जो राइट है उसको भी क्या करेगा, वो पाएगा। There is no law to regulate their political activities, but they are monitored by the council dictate। देखिए कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का जो एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करे, बट एक मतलब रेगुलेट करे। कोई भी ऐसी लॉ नहीं है जो रेगुलेट करे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, बट मॉनिटर करता है काउंसिल dictate। ये देखिए क्या है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन है, काउंसिल dictate कोर्ट है, उसको बोलते हैं कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ये क्या करता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस। अब देखिए पॉइंट बहुत ही जरूरी है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। काउंसिल dictate क्या है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस। फ्रांस में दो टाइप के कोर्ट होते हैं, अभी आपको बताएंगे आगे चल के। तो एक तो ऑर्डिनरी कोर्ट होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, जो कि हाई काउंसिल dictate वहाँ का जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को बोलते हैं काउंसिल dictate। द रिटायरमेंट एज फॉर सिविल सर्वेंट इज फिक्स एट 60 ईयर। देखिए 60 ईयर क्या है, उनका रिटायरमेंट एज है। दे इंजॉय द यूजुअल पेंशनरी बेनिफिट, और उनको क्या है, पेंशन बेनिफिट भी इंजॉय कर सकते हैं। मशीनरी फॉर कंसल्टेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीनरी फॉर कंसल्टेशन। फ्रांस हैज 3 काइंड्स ऑफ एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ कंसल्टेशन एंड निगोशिएशन विद द एम्प्लॉयज इन सर्विस मैटर। देखिए अब जो एम्प्लॉयज होंगे, जो सिविल सर्वेंट होंगे, अगर उनका कुछ सर्विस मैटर है उसके लिए 3 एजेंसी है कंसल्टेशन के लिए फ्रांस में। देखते हैं क्या है। दे आर सेटअप ऑन द लाइन्स ऑफ विटले काउंसिल ऑफ द यूके। देखिए जो विटले काउंसिल आपको बताया था यूके में, उसके लाइन पे क्या है, सेटअप किए गए हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टाफ। अब इसमें क्या होंगे, जो रूलिंग गवर्नमेंट होंगे उनके और जो स्टाफ होंगे इक्वल नंबर में क्या होंगे, दोनों के मेंबर काउंसिल में जो होंगे, कंसल्टेशन काउंसिल में क्या होंगे, सेटअप किए गए जाएंगे, जो कि क्या होंगे, उनके जो भी डिस्प्यूट होगा, सर्विस डिस्प्यूट होगा, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला देखिए, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन फॉर ईच सेगमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी इन ईच डिपार्टमेंट, हायर काउंसिल फॉर पब्लिक सर्विसेज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रीमियर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। देखिए बेसिकली क्या है, 3 लाइन है यहाँ पे बताया गया ना, 3 काइंड की एजेंसीज है, वो यही है। ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन फॉर ईच सेगमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी इन ईच डिपार्टमेंट, हायर काउंसिल फॉर पब्लिक सर्विस प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रीमियर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस होंगे, और द मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विस अफेयर एंड कंसर्न विद ऑल मैटर्स ऑफ पर्सनल पॉलिसी, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज एबव mentioned 2 एजेंसीज एंड अपील अगेंस्ट डिसिप्लिनरी डिसीजंस। सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखिए जो फ्रांस में जो कोर्ट होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी कोर्ट। ऑर्डिनरी कोर्ट क्या करता है, जो क्रिमिनल केसेस, क्राइम केसेस, नॉर्मल जो केसेस को ट्रायल करेगा उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट। और एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो बेसिकली क्या है, सिटीजन का रिड्रेसल ग्रीवेंसेस, बेसिकली गवर्नमेंट के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी उनका ग्रीवेंसेस है उसको क्या करेगा, ट्रायल करेगा, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। तो क्या है, दोनों देखिए अलग अलग है। एक तो ऑर्डिनरी कोर्ट हो गया आपका, जो चार्ज ट्रायल करेगा बेसिकली क्राइम का, और कोई क्राइम हो गया या तो सिविल ऑफेंसेस हो गया सिटीजन का, उनको ट्रायल करेगा। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होगा बेसिकली डिस्प्यूट क्लियर करेगा, जो कि सिटीजन का और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ तो
कलेक्टर का या और गवर्नमेंट का कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसको क्या करेगा, वो सेटल करेगा, ट्रायल करेगा, तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। सी, a unique institutional devices created for the redressal of citizen grievances against administrative authorities in France is the system of administrative court। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो क्या करता है, बेसिकली किस लिए क्रिएट किया गया है, रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवांसेस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। देखिए वही मैं बताया, जो कि सिटीजन के जो भी डिस्प्यूट होंगे किसके द्वारा, अथॉरिटीज, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगेंस्ट में जो भी केस होंगे उनको क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ट्रायल करेगा। This court deal with the administrative law for the trial of cases of dispute between the citizen and administration. These courts are separate from the ordinary court which deal with common law for the trial of civil and criminal offense। मैंने पहले बता दिया। Thus there is a dual hierarchy of कोर्ट इन फ्रांस, दैट इज ऑर्डिनरी कोर्ट हेडेड बाय द कोर्ट ऑफ कैसेशन। देखिए जो ऑर्डिनरी कोर्ट होगा वो हेडेड बाई, जैसे अपने यहाँ जो कोर्ट होता है नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस को द्वारा हेड किया जाता है, वैसे ही जो यहाँ पे फ्रांस में जो ऑर्डिनरी कोर्ट होता है वो हेडेड बाई कोर्ट ऑफ कैसेशन, कोर्ट ऑफ कैसेशन। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसी को काउंसिल डी स्टेट बोलते हैं, काउंसिल डी इटेट, काउंसिल डी इटेट, जो कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होता है। देखिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डिनरी कोर्ट होगा वो हेडेड बाय कोर्ट ऑफ कैसेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इज हेडेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट। सी, दोनों के बारे में आप लोग जान गए। द डिस्प्यूट ऑफ जुरिस्डिक्शन बिटवीन द ऑर्डिनरी कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट आर सेटल्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, जो भी किसका क्या जुरिस्डिक्शन है, उसका अगर डिस्प्यूट है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का और ऑर्डिनरी कोर्ट का, तो अगर उसके जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उन दोनों के जुरिस्डिक्शन के लेके, तो उसको कौन सेटल करेगा, उसको सेटल करेगा कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट, 3 जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ कैसेशन एंड 3 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। और देखिए जो कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जो मेंबर होंगे कौन कौन होंगे, देखिए मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एज द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होगा, जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस वो क्या होगा, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट, एंड 3 जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ कैसेशन। देखिए जो ऑर्डिनरी कोर्ट के जो हेड होंगे उसमें क्या होंगे, 3 जजेस होंगे, कहाँ से, कोर्ट ऑफ कैसेशन से, एंड 3 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट से। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का जो हेड होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, वहां से 3 मेंबर होंगे, तो क्या होंगे, बेसिकली कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के मेंबर होंगे। The French system of administrative law is known by the name of droit administratif। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, फ्रेंच का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम है फ्रांस में उसको बोलते हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। इसको मार्क कर लीजिए, आप लोग स्टार कर दीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है। द फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नोन बाय द नेम ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। इट प्रोवाइड्स फॉर special rule governing the relationship between the citizen and state as compared to the rule governing the relationship among the citizens। it characterized by the following features। देखिए क्या क्या करता है जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि फ्रांस का सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम है। इट डिस्टिंग्विशेस द पर्सनल एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम दियर ऑफिशियल, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। ये क्या करेगा, जो कि पर्सनल का जो ऑफिशियल लॉ होगा और जो पब्लिक लॉ होगा उसको क्या करेगा, बेसिकली डिस्टिंग्यूट करेगा। एंड सेकेंड इज इट रिलीव पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट फॉर एक्ट परफॉर्म्ड इन दियर ऑफिशियल कैपेसिटी। देखिए कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी पे टास्क परफॉर्म कर रहा है, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, उसको भी क्या करेगा, रिलीव करेगा, वहां से रिलीव करेगा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल ट्राइब्यूनल टू ट्राई ऑफिशियल when they are sued by private citizens for their official wrongful act, that is administrative fault। अगर देखिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट हो रहा है पब्लिक ऑफिशियल से, तो उसके लिए भी एक ट्राइब्यूनल सेट करेगा और उससे क्या होगा, उनका सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट, इट डील विद सिटीजन राइट एंड लाइबिलिटीज वाइस वर्सा एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो लेज डाउन द प्रोसीजर्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट एंड लाइबिलिटीज। देखिए जो सिटीजन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उसको भी क्या करेगा, इंश्योर करेगा। इट अवार्ड्स कंपेंसेशन टू सिटीजन फॉर इंजरीज सस्टेन्ड बाय देम एट द हैंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। देखिए क्या करेगा, कंपेंसेशन को भी क्या करेगा, इंश्योर करेगा अगर कुछ इंजरीज वगैरह होता है तो। सी, देखिए जो आपका काउंसिल डी इटेट क्या है,
एट द टॉप ऑफ द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट स्टैंड द काउंसिल डी स्टेट, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हेडेड बाई काउंसिल ऑफ स्टेट, उसी को बोलते हैं काउंसिल डी स्टेट। ये क्या है, हमारा टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। द फॉलोइंग पॉइंट कैन बी नोटेड रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूशन। अब इस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या क्या कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको आप लोग देखिए। इट इज द एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एंड हियर्स अपील फ्रॉम द लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और रीजनल काउंसिल। ये क्या, पहले देखिए, तो एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स है, और क्या करेगा, जो लोअर कोर्ट्स होंगे जिनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और रीजनल कोर्ट्स, इनका क्या करेगा, हियर करेगा इनके अपील को। इट डिसीजंस इज फाइनल इन ऑल सच एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, और इनके जो डिसीजन होंगे क्या होंगे, फाइनल होंगे। नेक्स्ट देखिए, इट आल्सो गिव अटेंशन टू सर्टेन स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव केस इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और कुछ स्पेशल टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटिव केस होंगे उनको भी क्या करेगा, अटेंशन देगा। नेक्स्ट, इट एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन टू चेक इट्स आर्बिट्रीनेस एंड टू सी दैट द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड ऑन प्रॉपरली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और देखिए, जनरल सुपरविजन भी करेगा चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारे अथॉरिटीज है, वो आर्बिट्रीनेस, अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इट हैज़ द फाइनल पावर इन द सिविल सर्विस डिसिप्लिनरी मैटर। देखिए, जो काउंसिल डी स्टेट है उसके पास क्या होगा, सिविल सर्वेंट के डिसिप्लिनरी मैटर्स के बारे में भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अथॉरिटीज है। नेक्स्ट, इट आल्सो एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन लेजिस्लेटिव मैटर, और ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव मैटर में क्या करेगा, एडवाइज करेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज लोकेटेड एट पेरिस एंड कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सेक्शंस। तो देखिए, तो हमारा रहा फ्रेंच सिविल सर्विस के बारे में। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे वो फ्रेंच लोकल गवर्नमेंट के बारे में बनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ताकि आप लोग बोर ना हो, इजीली आप लोग देख पाएँ और नोट्स बना पाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से एक बार गो थ्रू होइए वीडियो लेक्चर, उसके बाद आप लोग खुद से बुक पढ़िए, देन एमसीक्यू ट्राई कीजिए कि कितना एमसीक्यू आप कर पा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। तो ऐसे क्या होगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं फ्रेंच लोकल गवर्नमेंट के वीडियो लेक्चर लेके।